आज हम लोग विज्ञान शिक्षण में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी व्याख्या करेंगे। टॉपिक है विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। टॉपिक है आज का विज्ञान की प्रकृति। विज्ञान की प्रकृति आज का टॉपिक है आपका। अंग्रेजी में इसको हम लोग नेचर ऑफ साइंस कहते हैं। नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति, इस टॉपिक की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना यानी इससे परिचय, प्रस्तावना इसका परिचय पे ध्यान देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश की प्रगति का मूल आधार, मूल कारण क्या है? विज्ञान है। किसी भी देश की प्रगति का मूल आधार जो है वो विज्ञान है। और तकनीकी का विकास है। विज्ञान और तकनीकी का दोनों का विकास ही किसी भी देश के विकास को पर निर्भर करता है। और इसके ज्ञान का भंडार तेजी से बढ़ रहा है। आज विज्ञान और तकनीकी के ज्ञान का भंडार जो है तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को विज्ञान साक्षरता की आवश्यकता है। इसलिए सामान्य तौर पर सभी को और विशेषकर शिक्षकों को विज्ञान की प्रकृति की समझ आवश्यक है। यानी कि सभी को और विशेषकर शिक्षकों को जो है विज्ञान की प्रकृति की समझ होनी चाहिए, ये अति आवश्यक है। तो ये जो आपका टॉपिक है विज्ञान की प्रकृति, इसमें विज्ञान के इतिहास और प्रदर्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। विज्ञान क्या है ये पढ़ेंगे। उसके बाद विज्ञान का ज्ञान, वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक विधियों के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो विज्ञान का इतिहास व दर्शन के बारे में हम लोग अब जानेंगे। विज्ञान का इतिहास, इसे बारी बारी से हम लोगों को आज पढ़ना है। तो विज्ञान का इतिहास, ठीक है, व दर्शन भी इसको कह सकते हैं, इतिहास व दर्शन। आज पूरा विश्व, विशेषकर विकासशील देश, तीन मुख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तीन मुख्य चुनौती क्या है? तो वो है जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और गरीबी। तीन मुख्य चुनौती है जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और तीसरा जो है वो है गरीबी। तीन चीजों से जो है जूझ रहे हैं कौन? विकासशील देश। तीन मुख्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वो तीन मुख्य चुनौतियां क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और गरीबी। तो विकास प्रक्रिया में शिक्षा सबसे प्रभावशाली साधन है। यानी कि विकास की प्रक्रिया में शिक्षा को सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है। यदि कोई, मान लीजिए एक फैमिली ही ले लीजिए, परिवार, उस परिवार में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है। यदि किसी एक लड़के को अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान की जाए, उसको किसी एक विषय में नहीं अच्छी शिक्षा दी जाए, उच्च शिक्षा दी जाए, तो उस परिवार की जो स्थिति होगी अपरूपी आने वाले समय में चेंज हो जाएगी। स्थिति जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए शिक्षा जो है किसी भी देश के उत्थान के लिए आवश्यक है और प्रभावी साधन मानी गई है। यदि इसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो, शिक्षा का यदि सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो, विज्ञान शिक्षण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। विज्ञान शिक्षण जो है शिक्षण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो ऐच्छिक ज्ञान, कौशल व दृष्टिकोण विकसित करने में योगदान दे सकता है। हमें आवश्यकता है मानवीय विज्ञान की, यानी विज्ञान को मानवीय आवश्यकताओं के प्रति
सार्थक बनाने की। विज्ञान मनुष्य का एक महान उद्यम है। विज्ञान मनुष्य का एक महान उद्यम है। आइए देखें इतिहास के 3 कालों में विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। इतिहास के 3 कालों में जो है विज्ञान का विकास जिस प्रकार हुआ है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला काल प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राचीन युग में विज्ञान का जो है उत्थान। सबसे पहला होगा आपका प्राचीन काल, प्राचीन काल या प्राचीन युग। तो प्राचीन युग जो था, काल जो था, भारतीय दार्शनिक के अनुसार सबसे पहले इसमें आएगा भारतीय दार्शनिक के अनुसार जो है इसको हम लोग ऐसे समझते हैं प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल। इससे जो है पहला है वैदिक काल जो है 5000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैदिक काल। ठीक है, अब इसमें आएगा आपका सेकेंड वाला जो है उसको देखेंगे। सेकेंड वाला है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका टाइमिंग जो है वो है 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें अज्ञात दार्शनिकों द्वारा वैज्ञानिक संप्रदाय विकसित किए गए। यहाँ जो है अज्ञात दार्शनिकों द्वारा वैज्ञानिक संप्रदाय विकसित किए गए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है आपका इसमें जो है जाने माने दार्शनिकों द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांत स्थापित किए गए। जाने माने दार्शनिकों द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांत स्थापित किए गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 प्राचीन काल में। अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं। नहीं तो देखिए 5000 ईस्वी पूर्व से में 4 वेद लिखे गए। 5000 ईसा पूर्व में 4 वेद लिखे गए। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। ऐसे भी प्रश्न आते रहते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है या वेदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पुराना
वेद जो है वो है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, अरण्य, ब्रह्म, संहिता, अरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। इसके बाद वैदिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है कल्प सूत्र। वैदिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग कौन है? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में विभिन्न रीतियों, कर्म कांडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गृह सूत्र घरेलू व्यक्तियों को वैदिक कर्तव्य निभाने की बात कराता है। धर्म सूत्र नैतिक व चारित्रिक नियमावली के बारे में बताता है। सरोता सूत्र वैदिक बलि से संबंधित रीतियों का वर्णन करता है और शुल्भ सूत्र बीजगणितीय गणनाओं से संबंधित है। शुल्भ सूत्र जो है वो बीजगणितीय गणनाओं से, बीजगणित की गणनाओं से संबंधित है। कौन? शुल्भ सूत्र। वेद और कल्प समझने के उपरांत आओ अब जो है हम लोग अब इसके बाद है आपका मध्यकालीन युग। मध्यकालीन युग कहिए या काल कहिए, कालीन युग विज्ञान का। इसमें क्या था? मध्यकालीन युग जो है ये है आपका युग। मध्यकालीन युग में जो है यह युग 800 ईस्वी से, यह युग जो है 800 ईस्वी से जो है 1200 ईस्वी, 1500 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकालीन युग जो है 800 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। कुल मिलाकर मध्यकालीन युग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मध्यकालीन युग को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। इसका 3 भाग कौन कौन होंगे ध्यान दीजिएगा। पहला भाग है उसको अंधकार युग कहा गया है, अंधकार युग, ठीक है, अंधकार युग। उसके बाद है आपका दूसरा जो है उसको कहा गया है उच्च मध्य वय और उत्तरकालीन मध्य वय। उच्च मध्य वय, उच्च मध्य वय, और तीसरा जो है वो है उत्तरकालीन मध्य वय। तो ये 3 काल हुए इसके। अब देखिए इसमें इस काल में बहुत कुछ आरंभ हुआ। ये जो आपका मध्यम काल दिख रहा है, इस काल में बहुत कुछ आरंभ हुआ। कई चीज़ें जिन्हें आज हम स्वीकृत तौर पर मानते हैं, उनकी जड़ें मानव विकास के इसी काल से मानी जाती है, इसी काल से है। भारत में राजा हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के काल तक कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास पूरे शिखर पर था। परंतु मध्यकालीन युग भारत के लिए सबसे बुरा समय था। मध्यकालीन युग भारत के लिए सबसे बुरा समय था। लोग अंधविश्वासों और कट्टर जातिवाद यानी जात पात का जो था घिनौना, इस सबसे घिरे हुए थे। अधिकतर चिकित्सकों ने काम करना बंद कर दिया। मध्यकालीन युग का बात बताया जा रहा है। अधिकतर चिकित्सकों ने काम करना बंद कर दिया था। वे मृत शरीर को हाथ लगाने से भी कतराते थे। इतनी जातीयता और भेदभाव की भावना लोगों में भर गई थी। अच्छे चिकित्सकों की कमी के कारण जनता के लिए खुले अस्पताल को बंद करना पड़ा। लेकिन पश्चिम में इसी काल में विज्ञान का सूर्योदय हुआ। पश्चिमी देशों में इसी काल में विज्ञान के क्षेत्र में सूर्योदय हुआ। उस समय के सबसे महान प्रायोगिक वैज्ञानिक इटली के लियोनार्डो दा विंसी 1452 ईस्वी सबसे बड़े चित्रकार के रूप में भी जाने गए। उन्हें उड़ने वाली मशीनों, द्रव इंजीनियरिंग, वनस्पति विज्ञान व खगोल विज्ञान के लिए भी जाना जाता है।
यह पुनर्जागरण की शुरुआत थी। यह मध्यकाल जो था पुनर्जागरण का शुरुआत था। इसमें बहुत सारे जो है आविष्कार हुए पश्चिम के देशों में। अब हम लोग जानेंगे आधुनिक युग के बारे में। जो आधुनिक युग है इसके बारे में जानेंगे। तीसरा है आपका आधुनिक युग। ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन हो गया। अब हम लोग आधुनिक युग को जानेंगे। आधुनिक युग। आधुनिक काल में भारत पर अंग्रेजी शासन के कारण वैज्ञानिक सोच और भारतीय परंपराओं को तेज झटका लगा। भारतीय सोच और परंपराओं पर तेज झटका लगा। ब्रिटिश शासन हो गया था। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में आधुनिक विज्ञान पनप नहीं पाया। एक ओर तो अंग्रेजी भाषा ने इसे भारतीय संस्कृति के साथ मिलने नहीं दिया और दूसरी ओर भारतीय लोगों द्वारा इसे ब्रिटिश वस्तु मानकर अपनाने को तैयार नहीं थे, विज्ञान जो भी था। इसके परिणाम स्वरूप दो बातें हुई। एक तो नया ज्ञान कलाकारों व कारीगरों तक पहुंचकर उनके व्यवसायों पर कोई प्रभाव नहीं डाला और दूसरा बड़े पैमाने पर कोई सामाजिक और बौद्धिक चर्चाएं नहीं हुई, जिससे लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो सकी। आधुनिक काल में विज्ञान शिक्षा के विकास को पढ़ने के लिए हमें पश्चिम में विज्ञान के इतिहास को जानना होगा, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ हुआ भारत में धीमी गति से उसी का अनुसरण किया गया। विज्ञान शिक्षा की ओर पश्चिम की पहुँच। अब हम लोग जानेंगे यहाँ विज्ञान शिक्षा की ओर पश्चिम की पहुँच। इसमें आएगा, इसी में आएगा आपका विज्ञान शिक्षा की ओर पश्चिम की पहुँच। विज्ञान शिक्षा की ओर पश्चिम की पहुंच। पश्चिम की पहुंच। विज्ञान शिक्षा की ओर पश्चिम की पहुंच पे ध्यान देंगे हम लोग, इसके बारे में जानेंगे। हालांकि विश्वविद्यालयों ने विज्ञान शिक्षण को नज़रअंदाज किया, फिर भी 18वीं शताब्दी के अंत तक बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें हुई, सिद्धांत बने और नियम स्थापित किए गए अपने यहाँ भी। इस समय के कुछ वैज्ञानिकों के नाम इस प्रकार हैं। रॉबर्ट बायल ने गैसों के व्यवहार की खोज की। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सूक्ष्म जीवों को खोजने की। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी बनाया। आइजैक न्यूटन 1642 ईस्वी का बात है, ने गति के नियम प्रतिपादित किए। बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706 ईस्वी में स्थिर विद्युत के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। हेनरी कैवेंडिश 1731 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज की और जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की। जेम्स वाट 1736 ईस्वी भाप के इंजन के लिए जाने जाते हैं। जेम्स वाट। एडवर्सन जेनर ने टीकाकरण की नींव रखी। एडवर्सन जेनर ने टीकाकरण की नींव रखी। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबक की खोज के लिए जाने जाते हैं। माइकल फैराडे जो है ना, वे विद्युत चुंबक के खोज के लिए जाने जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक विज्ञान शिक्षण की सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई दार्शनिक संस्थाएं स्थापित की गई। 1781 ईस्वी में फिलोसफिक साइंटिस्टिक ऑफ मैनचेस्टर स्थापित किया गया। तो जो है इस तरह से आगे बढ़ते गया। विज्ञान शिक्षा के पश्चिम की पहुंच जो है बहुत आगे बढ़ी। अब जो है हम लोग जानेंगे विज्ञान क्या है। ठीक है, तो विज्ञान एक विश्वसनीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इस विश्व की समस्त वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान का इंग्लिश जो होता है वो क्या है,
साइंस है। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है साइंसिया शब्द से हुई है। साइंसिया, जिसका अर्थ होता है जानना, समझना और ज्ञान, यानी किसी वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी, जानना, समझना तथा अर्जित ज्ञान ही विज्ञान है। किसी भी चीज़ के बारे में इस प्रकृति में जो विद्यमान है। तो जो है हम लोग विज्ञान की प्रकृति के बारे में आज जो कुछ भी जाना, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, वो मेन टॉपिक होगा आपका विज्ञान की प्रकृति। पहले तो इससे परिचय, कुछ जो टर्म्स थे, तथ्य थे, उससे परिचित होना आवश्यक था। हम लोग उससे परिचित हुए, उसको समझे, जाने, और भी बहुत कुछ पढ़ना है विज्ञान में। लेकिन विज्ञान की प्रकृति जो है, विज्ञान उत्तेजक है, विज्ञान माने कि ये सब विज्ञान की प्रकृति नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।